नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। हमारा जो सीरीज़ है क्वेश्चन आंसर सीरीज, इसका लेक्चर नंबर 2 है। और आप लोग जानते हैं कि मैं एक वीडियो अपलोड किया था और ये दूसरा सीरीज है। मैं बताया कि इसमें कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं और ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें हम लोग बिना याद किए संपूर्ण सोशल साइंस को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करेंगे। हमें लगता है कि हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काम कर रहे हैं शायद आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। हम लोगों के समय में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आज हो रहा है। और आपके रिक्वेस्ट के बाद, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके रिक्वेस्ट के बाद मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ इस चीज़ों को। तो चलिए, आप लोग जुड़े रहिएगा और इसको संपूर्ण देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताना कि मुझे कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। और बेहतर क्या कर सकता हूँ और कैसे करूँ ये भी बता देना ताकि और भी बढ़िया हो सके। ओके, तो मैं चलिए शुरुआत करता हूँ। एक बार बता देता हूँ फिर से, 10th एग्जाम 2023 हम लोग बिना याद के संपूर्ण सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है और इस वाले चैप्टर में, यानी इस वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का और चैप्टर 3 दोनों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सीरीज, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें वही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं और समझाने की बात है। मैं याद नहीं करवाऊंगा, आप लोगों से कहूँगा याद नहीं करना है, समझना है, मेरी बातों पर ध्यान देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। मैं उस वाले वीडियो में बताया था ना, पहले वाले में, सत्ता के साझेदारी से क्या मतलब है। क्या मतलब है, हमने ये बताया था कि सत्ता के साझेदारी का मतलब ये है कि अपने संविधान में लिखा गया है कि सभी जाति धर्म को एक साथ लेकर चलने के लिए सभी व्यक्तियों को सरकार में साथ देंगे, उनको साझेदार बनाएंगे और इनके लिए क्या करेंगे, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाएंगे जहाँ पर सभी लोग आपस में उसको चुन सकते हैं, आरक्षण दे देंगे, उसको सीट उसी को फिक्स कर देंगे। समझ रहे हैं आप, जैसे कहीं पर मंडल को फिक्स कर दिया कि अगर लेगा यहाँ पर तो हरिजन वाले लेंगे, पासवान वाले लेंगे। बात समझ में आ रही है। और इस तरीके से वो अपने समुदाय की रक्षा कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य देश में विद्वान समुदायों को शासन में सहभागी बनाने से है। वैध शासन व्यवस्था वही है जिसमें सभी व्यक्ति को अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, अपने वजह से वो शासन व्यवस्था में जुड़ सकते हैं, अपनी आपको रक्षा कर सकते हैं। ये एक साझेदारी है जो सत्ता, यानी सत्ता माने क्या वाली बताइए, सत्ता माने क्या। सत्ता मतलब सरकार। क्या है सत्ता मतलब सरकार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तभी से मैं महत्व ही समझा रहा हूँ ना, कि वो अपने जाति, वो अपने धर्म, वो अपने रंग, हो सकता है कि काला गोरा को लेकर मतभेद हो बहुत ज़्यादा, रंग, वो अपने भाषा, यानी वो तमिल बोलने वाले हो, मैथिली बोलने वाले हो, ये हिंदी बोलने वाले हो, वो अपनी रक्षा कर सके, अपनी समूहों की उचित पहचान दे सके, राजनीतिक अस्थिरता और सांस्कृतिक टकराव को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम कर सकते हैं सत्ता की साझेदारी में आके। क्या करेंगे आपको बना दिया जाए मैथिली लोकसभा के अध्यक्ष और जाएंगे आप संसद में दिल्ली में, तो आप क्या कहिएगा कि मेरा मिथिला सर्वप्रधान है, मैं मैथिली भाषा को प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, इसे संविधान में होना चाहिए, उनके लोगों को विशेष व्यवस्था करना चाहिए उनके लिए, ये आप कहेंगे ना। यानी आप क्या कर रहे हैं, अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं, अपने लोगों की हित की बात कर रहे हैं। तो यही महत्व है वहाँ पर जाने से। चलिए आगे बढ़ता हूँ। गठबंधन की सरकारों में सत्ता के साझेदार कौन होते हैं। पहले ये बताता हूँ गठबंधन होता क्या है। गठबंधन की सरकार हम लोग उसे कहते हैं जब पार्टियों को ये समझ में आ जाता है कि हम अकेले चुनाव में जीत नहीं सकते हैं। यानी लालू को समझ में आ गया कि मैं इस बार अकेले जीत नहीं सकता हूँ, तो उन्होंने नीतीश को ले लिया। दोनों मिलकर क्या किए, चुनाव लड़े। दोनों ने मिलकर जितना, जैसे मान लीजिए बिहार में कितने सीट हैं, 243, 2 से भागा दे दीजिए, कितने चाहिए जीत के लिए, 122 चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। 122 सीट अगर 2 पार्टियां मिलके, 3 पार्टियां मिलके ला लेती है, मतलब अपने सत्ता में ला लेती है, तो वो क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी।
तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब इनमें कौन सरकार बनाएगा, मान लीजिए कि 3 पार्टियां हैं। अब ये 3 पार्टियां जो है चुनाव लड़ रही है, 122 सीट लाने हैं। हो सकते हैं कि इसे ज़्यादा लाएंगे, किसी ने 50 लाया, किसी ने 70 लाया, 120 हो गया। और कोई पार्टी ऐसा है जो कितना लाया, 25 लाया। तो अब बताइए मुख्यमंत्री किसका बनेगा, 50 वाले का, 70 वाले का या 25 वाले का? इसका सही उत्तर है 70 वाले का। तो आप लोग क्या लिखिएगा, गठबंधन की सरकार उसे कहते हैं जिसमें एक से अधिक पार्टियां मिलकर आपस में चुनाव लड़ती है। और जब चुनाव लड़ती है और सीट मिल जाती है तो सबसे अधिक सीटों की संख्या जिसके पास होती है उसे क्या, उसका क्या बनता है, सरकार या सीएम बनता है। और आपस में ये लोग क्या बनाते हैं, मंत्रिमंडल बनाते हैं। लिख लीजिएगा, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार होते हैं? दबाव समूह सबसे पहले है क्या, इस बात को समझिए। जैसे अभी आप लोग अगर अभी वर्तमान से अपडेट होंगे तो कई बिछड़े हुए जाति के लोग आपस में पार्टी बनाए हैं, दलित लोग, और वो हमेशा सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, उनके हित की बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इससे सरकार के ऊपर हमेशा दबाव रहता है। और जो ये काम करते हैं वो कौन सा है, दबाव समूह है, उसी को कहते हैं। और ये लोग सरकार को प्रभावित कर सत्ता में आने के लिए बार बार प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में अब जैसे अब और भी व्यक्ति हैं, बात समझाते हैं, व्यापारी है, उद्योगपति है, किसान है, शिक्षक है, औद्योगिक मजदूर है, ये लोग आपस में संगठित होकर समूह के, सरकार के समितियों में प्रतिबंधित चीज़ों को प्रतिनिधि कर उसको लाने की कोशिश करता है और उनके फैसलों को अप्रत्यक्ष तरीके से दबाव डालता है कि तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से ये लोग आपस में प्रयास करके सरकार में भी चले जाते हैं, है ना। जैसे लालू यादव की बात करें तो ये लोग 1975 में जो भारत में छात्र आंदोलन हुआ, बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था, उसी समय का नेता है कौन, लालू यादव। उस समय ये लोग उछल रहे थे, बच्चे थे उस समय ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। भारत एक संघीय देश है, उदाहरण देकर समझाएं। सबसे पहले संघीय देश कहते हैं किसको है? अपने देश में लिखा है संविधान में कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये राज्यों का संघ है। क्या है ये? राज्यों का संघ है, ये अपने संविधान में बताया गया है। मतलब क्या है कि हम समझा रहे हैं आपको, इसको समझिए। ये राज्य हैं, ये राज्य हैं, ये राज्य हैं, और ये राज्य आपस में मिलकर क्या बनाए, एक संघ बनाए। और यहाँ के आदमी, यहाँ के आदमी, यहाँ के आदमी मिलकर क्या बनाते हैं, सरकार। सबसे ऊपर में सरकार बनाते हैं, फिर यहाँ के आदमी मिलकर यहाँ सरकार बनाते हैं। इस वाले सरकार को पीएम कहते हैं, इस वाले सरकार को सीएम कहते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? समझ आ रही होगी। चलिए, तो अब ये है कि ये तो हुआ भारत और ये हुआ राज्य। अब दोनों के पास सरकार है तो झगड़ा होने के चांसेस है कि नहीं? होंगे। जो मेरा अधिकार क्या है, तुम्हारा अधिकार क्या है। तो भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य के पास ये शक्ति है और केंद्र के पास ये शक्ति है। यानी भारत सरकार के पास इस कंडीशन में पावर है। जैसे विदेश मामला, अमेरिका के साथ क्या करना है ये कौन तय करेगा? भारत। अब इसके बाद किसके साथ परमाणु हथियार खरीदना बेचना है कौन तय करेगा? भारत सरकार तय करेगा, यानी केंद्र सरकार तय करेगी। राज्य सरकार क्या करेगी? छोटे छोटे काम करेंगे, राज्य में क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या गलत है, ये सब काम करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जिस देश में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संघीय सरकार। बात समझ आ रही है? अब देखिए इसी में क्या बोला है? सत्ता का विभाजन पहला, यानी सरकार का बंटवारा कर दिए। इसमें 3 सूची बनाए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखिएगा, संघ सूची में क्या होता है कि इसमें वही काम है, यानी जो भारत सरकार करेगी। संघ माने क्या? यूनियन। हमने क्या बताया? यूनियन ऑफ स्टेट। किसको कहते हैं? भारत को कहते हैं, भारत सरकार को कहते हैं। ओके। राज्य सूची, इसका नाम ही है राज्य सूची। वो काम जो सिर्फ कौन करेगी? राज्य करेगी। वो काम समवर्ती,
तो वो काम जो ये दोनों मिलकर करेंगे उससे हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। यानी इसमें क्या हम करेंगे, दोनों। बात समझ में आ रही है? चलिए लिख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हमको लगता है 1-2 पृष्ठ और बचा है, इसको देख लेते हैं। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करता है? आप बात को समझिए। जैसे अभी बिहार में किसका शासन चल रहा है, आरजेडी का और जदयू का, यानी नीतीश और लालू दोनों का गठबंधन है। बात समझ में आ रही है, गठबंधन है। अब राजनीतिक दल से क्या है, अब विपक्ष में कौन है, जिसकी सरकार कौन नहीं है, जिसकी सरकार नहीं है, बीजेपी है कि नहीं है। बीजेपी अब क्या करेगी, प्रोटेस्ट करेगी। कोई भी गलत काम होगी ये दौड़े जाएगी जनता के पास, तुम ये करो, तुम ये करो, मैं तुम्हें साथ देता हूँ, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो ये लोग आपस में जनता और सरकार के बीच में आवाज़ पहुँचाने का काम करती है। बात समझ में आई? चलिए, यही लिखा है, राजनीतिक दल एक प्रमुख कार्य जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता, बात बीच में संवाद करने का काम करती है। उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखती है और उनके कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाती है। बात समझ में आई? दल बदल कानून क्या है? देखिए, पहले क्या होता था, जो विधायक बनते थे और जो सांसद बनते थे, ये लोग मिलकर आपस में उस सरकार में चले जाते थे, इस सरकार में चले जाते थे, आपस में ये भागम भाग करते रहते थे। तो इसी को देखकर विधायक और सांसदों ने मिलकर दल बदल कानून बनाया कि कोई भी आदमी तुरंत भाग के इधर उधर नहीं कर सकता है। समझे? बहुत ही ज़रूरी कदम है ये। समझ में आ गया? दल बदल मतलब क्या, दल को बदल लेना, दल को बदल लेना, दल को बदल लेना, ये नहीं करना है, ये कानून बनाया गया है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? वो पार्टी जो देश के लेवल पे चुनाव लड़ती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक दलों को स्वरूप देखने में मिलते हैं वैसे सामाजिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है। इनके कार्यक्रम, इनके नीति, इनके कार्य, ये सभी पूरे देश में होते हैं। बात समझ में आई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र के संघर्ष का वर्णन करें। बहुत ही डिटेल से एक वीडियो समझाया हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहीं पे समझाता हूँ थोड़ा सा। इंदिरा गांधी के समय में 1971 में वॉर हुआ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें 93,000 सैनिक पाकिस्तान के गठबंधन बना लिए गए थे, अधिबंधक बना लिए गए थे। तो उसी समय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान से युद्ध करके पूर्वी पाकिस्तान, जो आप पहले पूर्वी पाकिस्तान था और आज का बांग्लादेश है, क्या है आज का बांग्लादेश है। यानी इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थी, इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने युद्ध करके 2 देश बना दिए, पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। बात समझ आ रही है? चलिए, तो यही सारी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा क्या देखिएगा आप, यही चीज़ें हैं। अभी देख लेते हैं और देखते हैं राजनीतिक दल की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है। सबसे पहले आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, अपने अंदर की व्यवस्था को तंदुरुस्त करना है, नेतृत्व का संकट है, कोई भी आके नेतगिरी करने लगता है जबकि दम है ये नहीं, दिमाग है ये नहीं, ये सब काम नहीं रहेगा तो कैसे होगा। इसके बाद ये लोग नेतृत्व में तो कमी है ही, अशिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है ना, योग्य लोग नहीं हैं, ये सब सारी चीज़ें कमियां हैं भाई, ये सब सुधारनी पड़ेगी। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने थे, आप लोग इसी को लिख के आइएगा और हमें उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, मिले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं।